हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री रिलेटेड होता है बच्चों। वेक्टर आप नहीं समझिएगा तो 3D भी आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा रिलेटेड होगा, लिंक टॉपिक होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर में बच्चों हम लोग को डिस्कस करना है कौन कौन सा टॉपिक, ये समझ लीजिए। वेक्टर में हम लोग को डिस्कस करना है फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वेक्टर का एडिशन है ना, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा के बाद आपका आएगा बच्चों प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसमें एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पहले वेक्टर में हम लोग को डिस्कशन क्या क्या करना है वो समझ लेते हैं। पहले वेक्टर में हम लोग को डिस्कस करना है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन पे और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट एक बताएं आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये पूरा हम लोग का टॉपिक का नेम हो गया। इतना हम लोग को कवर करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। इसमें थ्योरी थोड़ा सा है, पहले समझ लेते हैं आराम से, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे तो मजा आएगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वेक्टर का डिफिनीशन, क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है प्यारे बच्चों। तो वेक्टर का डिफिनीशन हम दे रहे हैं कि क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो वेक्टर नहीं हो जाएगा बच्चों। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ऐड करना होगा कि ये रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो वेक्टर नहीं होगा, उसके साथ साथ उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप जानते हैं, ये चीज आपको पढ़ाया जा चुका भी होगा पहले। फिजिक्स में स्टार्टिंग में बताया जाता है बच्चों वेक्टर। बच्चों को लगता है कि वेक्टर फिजिक्स का चीज है, लेकिन वेक्टर मैथमेटिक्स है बच्चों। फिजिक्स को तो सीखने के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। तो वेक्टर का डिफिनीशन आप दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों की सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं होगा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करना होगा। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, डायरेक्शन भी है प्यारे बच्चों, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं करता है। इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, टोटल ऐड होकर कितना एम्पियर करंट निकल जाएगा? 5 एम्पियर करंट बाहर आ जाएगा। तो ये क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल किया? नहीं किया। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं कर रहा है बच्चों। तो करंट क्या हो गया बच्चों? नॉट वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो गया मेरे बच्चों। दूसरी बात, डिफिनेशन सबको समझ में आ गया कि वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करे, वो क्वांटिटी कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? एरो से। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे पहले बच्चों, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। यदि मैं 2 एरो बना दूं इस तरह से,
तो ब्लू वाले और ब्लैक वाले को देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? ये ख्याल आ रहा होगा कि वो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। लेंथ वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और एरो का जो लेंथ होता है बच्चों वो ये बताता है बच्चों कि कौन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। और एरो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मुझे दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ब्लू वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ब्लैक वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। दूसरा बात, दोनों के एरो पॉइंट को देखकर मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसको देखकर के क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको देखकर के बोल सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका नाम मैं ए दे दूं, इसका नाम मैं बी दे दूं, इसका नाम सी दे दूं, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, लेकिन ए और सी में डायरेक्शन क्या है? अपोजिट लग रहा है। तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को, और एरो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। है ना बच्चों, ये बात समझ गए। अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर को डिनोट करते हैं प्रिंटिंग ए लेटर इन बोल्ड फेस। किसी भी लेटर को बोल्ड कर देंगे, ए को बोल्ड कर देंगे, ए को बोल्ड कर देंगे, इस तरह से डार्क कर देंगे, ज्यादा बुक में यूज होता है। दिस इज रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर। लेकिन हम लोग जनरली बोल्ड वाला यूज नहीं करेंगे, बोल्ड करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम लोग उसके ऊपर एरो लगाएंगे, और बाय पुटिंग एन एरो अबव द लेटर। आप उस पूरे थ्योरी को नोट कीजिएगा अच्छे से, है ना। या तो आप पूरे लेटर को बोल्ड कर दीजिए, ए को बोल्ड कर दीजिए, बी को बोल्ड कर दीजिए, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। या ए को बोल्ड नहीं करके ऊपर एरो लगा दीजिए बच्चों उसके हेड पे, वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिनोट कैसे करते हैं? या तो बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट करेंगे या लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है बच्चों। बोल्ड वाला भी ज्यादा यूज होता है। अल्फा इज अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। कोई ए टू बी पॉइंट है बच्चों, और ए से बी के तरफ वेक्टर डायरेक्टेड है। अल्फा कोई वेक्टर है जो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है। तो ए को बोलते हैं बच्चों इनिशियल पॉइंट या टेल। ए को क्या बोलेंगे बच्चों? इनिशियल पॉइंट या टेल, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल टेल भी बोलते हैं। और बी को बोलेंगे बच्चों टर्मिनल पॉइंट, इसका हेड, वेक्टर का हेड। और ए बी को बोलेंगे बच्चों लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन। ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन। ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, को हेड भी बोलते हैं, और ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप वेक्टर का डिफिनीशन समझ गए, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। और कोई अल्फा वेक्टर यदि ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है तो अल्फा वेक्टर को ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, जो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ए बी को बोलेंगे लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन। देखते हैं। हाँ बच्चों, हेडिंग देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि वेक्टर के पास दो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड, एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो पॉइंट जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना बच्चों। तो बच्चों मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, ए वेक्टर में मॉड लगा देंगे या सिंपली ए लिख देंगे, एरो वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे बच्चों? ए से। एक नोट पॉइंट समझेंगे कि ए वेक्टर का होल स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। किसी वेक्टर के होल स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और वेक्टर में ए क्यू, ए का पावर 4, ए का पावर 1/2 का कोई मीनिंग नहीं होता है बच्चों। स्क्वायर सिर्फ लिख सकते हैं। किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए क्यू, ए का पावर 4, ए का पावर 1/2 का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों वेक्टर के केस में, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है।
हम कभी ऐसा यूज नहीं करेंगे किसी वेक्टर का क्यूब, किसी वेक्टर का पावर 4, किसी वेक्टर का पावर 1/2, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो मैट्रिसेस कब बराबर होता है बच्चों? दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। वैसे ही दो वेक्टर कब बराबर होगा? दो वेक्टर को बराबर होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट के तरफ और एक बोलूं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट के तरफ, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोलेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए मेरे बच्चों। यदि अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर को देखिए गौर से, ये दोनों का एरो का लेंथ इक्वल है ना? जब दोनों वेक्टर के एरो का लेंथ इक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का एरो पॉइंट भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो बोलेंगे कि अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर बराबर है। अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए एंड अल्फा एंड बीटा वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, तभी कह सकते हैं कि दो वेक्टर बराबर है। यदि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है बच्चों, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं कर सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। ये एक वेक्टर है बच्चों ये ए और ये वेक्टर है बच्चों बी, तो डायरेक्शन तो सेम है दोनों का लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बच्चों, तो ए और बी वेक्टर को इक्वल नहीं कर सकते हैं। एक ही शर्त पे दोनों इक्वल होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो बच्चों और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो मेरे बच्चों। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। यानी वेक्टर को बराबर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक एक पॉइंट को समझिए, सारा यूजफुल पॉइंट है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को एक दूसरे का नेगेटिव कब बोलेंगे? सेम डायरेक्शन हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का एकदम बिल्कुल सेम हो लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो, 180 डिग्री पर हो। और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान दीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर एकदम 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। ए वेक्टर का डायरेक्शन यदि ईस्ट की तरफ है तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाएगा, 180 से रोटेट करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, माइनस से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों। तो दो वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर होगा या बी इक्वल टू, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं या बी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं बच्चों। दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव है। और इस बात को दिमाग में बैठाइए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है 180 डिग्री से, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं होता है बच्चों। उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं मॉड ए या ए से। ए स्क्वायर का मतलब मॉड ए स्क्वायर। दो वेक्टर बराबर कब होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। निगेटिव वेक्टर का क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर 180 से रोटेट करता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे उसका कोई असर नहीं होता है, बस डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होता है, रोटेट कर जाएगा 180 से। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझेंगे अच्छे से। किसी वेक्टर में बच्चों किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
पॉइंट समझिएगा। किसी वेक्टर में यदि हम किसी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों कोई एक वेक्टर है a, और समझ लीजिए मैं बोलूं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 क्या करेगा बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इस a वेक्टर और 2a वेक्टर में क्या रिलेशन होगा मेरे बच्चों, इस a वेक्टर में और 2a वेक्टर में यह रिलेशन होगा बच्चों कि जो 2a वेक्टर है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल है। इसका ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट के तरफ, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स होगा लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। k पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूं हाफ a, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देगा बच्चों लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं बोलूं -3a, तो ये 3 क्या करेगा बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड को 3 गुना करेगा, और ये माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को मॉड के टाइम्स कर देता है। इफ ए वेक्टर A is any vector then K is a vector whose magnitude is mod K times. Why mod K? यहां पे हम लोग मॉड ले लेंगे, -3 का मॉड 3, mod K times the magnitude of A and whose direction is same as that of A if K positive. यदि ये K पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन यदि K निगेटिव हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। आप अपने दिमाग में ये बैठाइए बच्चों कि कोई एक वेक्टर A दिया हुआ है, किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। यदि स्केलर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो निगेटिव हुआ तो उसके डायरेक्शन को जस्ट 180 डिग्री से रिवर्स कर देगा, जस्ट 180 डिग्री से रिवर्स कर देगा। जैसे मैं बोल दूं कि कोई ए वेक्टर है, जैसे मैं बोल दूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ कोई फोर्स है वो 10 न्यूटन का है और लग रहा है ईस्ट के तरफ। मैं बोल दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5F, आप बोलिएगा सर 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा लेकिन ईस्ट के ही तरफ लगेगा। मैं बोलूंगा -6F का मतलब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा लेकिन वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस चेंज कर देगा। तो ये कंक्लूजन आप निकालिए कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और स्केलर यदि पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन को सेम रखेगा, और स्केलर यदि निगेटिव हुआ बच्चों तो डायरेक्शन को जस्ट 180 डिग्री से रिवर्स कर देगा। आया बच्चों समझ में? और यदि Ka 0 हुआ, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो K 0 होगा या तो वेक्टर ही 0 हो जाए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको बोलते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो या तो K 0 होगा या तो A भी 0 हो सकता है। नोट पॉइंट समझेंगे यानी बच्चों, m प्लस माइनस n इंटू ए वैक्टर यदि होगा तो स्केलर m इंटू ए और प्लस माइनस n इंटू ए होगा, या m इंटू प्लस a प्लस माइनस b होगा तो ये हो जाएगा ma प्लस माइनस mb होगा। स्केलर दोनों वेक्टर में जाके मल्टीप्लाई होगा। mn a होगा तो या तो m बाहर आ जाएगा na या n बाहर आ जाएगा ma, तीनों का मतलब सेम होता है। स्केलर आप किसी में गुना कीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m प्लस माइनस n इंटू ए, ma प्लस na, m इंटू a प्लस माइनस b, ma प्लस mb, और mn इंटू a लिखे या m बाहर करके na लिखे या n बाहर करके ma लिखे, तीनों इक्वल आएगा। मतलब समझिए, पहले वेक्टर में n टाइम्स किया गया मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया n टाइम्स, फिर m से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया और m टाइम्स इन mn टाइम्स। तो mn पहले करे या n ma करे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स। वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, हर एक टाइप समझेंगे बहुत आराम से। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप सारी चीज को नोट कीजिए, है ना, नहीं तो उसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा थ्योरी को कंप्लीट कीजिए और सुनिए हम जो बोल रहे हैं। फर्स्ट है बच्चों जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। समझिएगा इसका डिफिनेशन क्या है। वैसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो ही नहीं। और ये एकमात्र ऐसा वेक्टर है बच्चों
जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। इट इज द ओनली वेक्टर विथ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर एकमात्र ऐसा वेक्टर है जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एरो या ए और बी, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं खत्म हो गया। इनिशियल पॉइंट भी ए और टर्मिनल पॉइंट भी ए का मतलब ये हुआ, बी का मतलब इनिशियल पॉइंट भी बी, टर्मिनल पॉइंट भी बी, मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे खत्म हो गया। मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ए पॉइंट। और पॉइंट का बच्चों कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। बस रिप्रेजेंट, इसका डिफिनेशन आपको याद रखना है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड। हाँ बच्चों, तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा जीरो वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट पे ये बच्चों यूनिट वेक्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा अच्छे से। यूनिट वेक्टर आप परिचित हैं इससे, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, which मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। यदि ए वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे कोई यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसके डायरेक्शन में लिखेंगे ए कैप से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ते हैं रीड एज ए कैप। और यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या है? ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ईस्ट के तरफ, मैं बोलूं इसके अलग यूनिट वेक्टर लिखिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड बना देगा 1, और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। 1 बाई मॉड ए करने से बस उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया बच्चों, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यदि मैं बोलूं कि इसके अलग यूनिट वेक्टर बोलूं लिखने, तो यदि हम बोलूं कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एफ कैप हो जाएगा 5 बाई 5, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए और ये कट के 1 न्यूटन आ गया, और डायरेक्शन तो वही रहेगा, ईस्ट ही रहेगा। 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1 बाई 5 टाइम्स कर देगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कि स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया बच्चों कि किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, उसके अलोंग उसका मैग्नीट्यूड, इसको इधर भेज देंगे तो मैग्नीट्यूड और इनटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, बहुत यूज करेंगे हम इसको। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर होगा मॉड ए इंटू ए कैप। इतना बस समझिए। यूनिट वेक्टर के बारे में बस इतना ही दिमाग में बैठाइए बच्चों कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा, तो ए कैप होगा ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए इसको इधर भेजेंगे तो मॉड ए इंटू ए कैप हो जाएगा बच्चों, और ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ए कैप क्या है? ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए कैप क्या है बच्चों? ए कैप का मैग्नीट्यूड मुझे प्रूफ करना है कि 1 होगा। ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। मॉड का क्या प्रॉपर्टी पढ़े? मॉड दोनों में लग जाएगा, ए वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड का होल। 2 बार मॉड लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो गारंटी है कि ए कैप का मॉड वैल्यू 1 ही होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरी बात, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बहुत यूज होता है कोऑर्डिनेट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा उसको जे कैप से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा बच्चों उसको के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना ज्यादा ये यूज होता है कि इसको एक स्टैंडर्ड सिंबल बना दिया गया आई जे के, और ये पूरे आउट ऑफ सिलेबस हम लोग पूरे वेक्टर में इसको यूज करेंगे बच्चों, याद रखना। तो यूनिट वेक्टर के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बच्चों
लाइक वेक्टर्स। हेडिंग देंगे बच्चों, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं ना बच्चों, डायरेक्शन सेम हो जाए तो वो लाइक वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं 2a वेक्टर है। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, बस डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया ना बच्चों, तो वो लाइक हो जाएगा। दिमाग में इतना ही बैठाइए कि दो वेक्टर को लाइक वेक्टर तब बोलते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स कर देगा, लेकिन डायरेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ए और 2a वेक्टर लाइक वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हाँ है ना। नेक्स्ट, अनलाइक वेक्टर। Two vectors are said to be unlike vector if they are in opposite direction. If they are in opposite direction. A वेक्टर बच्चों ये है तो ये -2a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनलाइक। ए और -2a वेक्टर जो होगा बच्चों ये अनलाइक वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं, बस बोला दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए। और डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए आपके पास क्या है? माइनस से मल्टीप्लीकेशन। माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने से डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है कि नहीं हो जाता है बच्चों? हाँ ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बच्चों, कॉलिनियर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन में हो लाइक, अपोजिट डायरेक्शन में हो अनलाइक। 5th नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा आगे। हेडिंग दीजिएगा कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। जानना सब है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ये समझिए, कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस सुनिएगा। Two vectors are said to be collinear if they are like or unlike vectors. यदि ये like या unlike हो गया तो collinear होगा। दोनों मिक्सअप, यानी सेम डायरेक्शन में हो जाए या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो collinear हो जाएगा। collinear को ही पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं मेरे बच्चों। collinear को पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो या तो सेम डायरेक्शन हो जाए या अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, लाइक हो जाए या अनलाइक, दोनों आ जाएगा इसमें, कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो वेक्टर को यदि हमको कॉलिनियर प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉलिनियर इफ ए इक्वल टू के बी। किसी वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर लिख दे बच्चों, तो गारंटी है कि ए और बी दोनों कॉलिनियर वेक्टर होगा, क्योंकि सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स बढ़ जाता है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो के पॉजिटिव हुआ तो लाइक हो जाएगा और के निगेटिव हुआ तो अनलाइक हो जाएगा, और जो लाइक अनलाइक दोनों हो वही तो कॉलिनियर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए वेक्टर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर हो जाए बच्चों, तो गारंटी है कि ए और बी दोनों कैसा वेक्टर होगा? कॉलिनियर वेक्टर होगा। हर एक टाइप को अच्छे समझिए। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज लाइक वेक्टर, व्हाट इज अनलाइक एंड व्हाट इज कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो देखेंगे नेक्स्ट नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स। अभी हम लोग देखा कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, जो लाइक भी हो और अनलाइक भी हो उसको बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर्स। नॉन कॉलिनियर जो कि सेम डायरेक्शन में नहीं हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ए एंड बी, इसको बोलेंगे बच्चों नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स। नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स जो ना सेम डायरेक्शन में हो ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको बोलेंगे नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर का जस्ट अपोजिट नॉन कॉलिनियर। नेक्स्ट, को इनिशियल, नाम से क्लियर है, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, जो सब एक ही इनिशियल पॉइंट से निकले, इसका इनिशियल पॉइंट सबका सेम हो बच्चों, उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। वो वेक्टर जिसमें सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो बच्चों, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस, जिसका टर्मिनल पॉइंट सबका सेम हो जाए, सब जाकर एक ही पॉइंट पे मीट कर जाए, तो ये तीनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स। इनिशियल पॉइंट सेम को इनिशियल, टर्मिनल पॉइंट सेम को टर्मिनस वेक्टर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत यूज करेंगे। को प्लानर वेक्टर्स, को प्लानर वेक्टर।
3 or more vectors are said to be coplanar if they are in same plane or in parallel plane. देखिए बच्चों, दो वेक्टर जो होगा ना, दो वेक्टर वो हमेशा कोप्लानर होगा, मतलब इससे एक प्लेन अटैच हो जाएगा। यदि मैं इसको प्लेन बोलूं तो इससे एक प्लेन अटैच हो जाएगा, ये दिस इज कोप्लानर। लेकिन कोप्लानिटी की बात जब भी होगी तो 3 या 3 से ज्यादा में होगी। इसलिए डिफिनेशन क्या दी है, 3 or more vectors are said to be coplanar if they lie in same plane or in parallel plane. यदि सेम प्लेन में लाई करे या पैरेलल प्लेन में लाई करे तो उसको बोलते हैं कोप्लानर। ये मेरा ब्लैक बोर्ड क्या है बच्चों, एक प्लेन है, 3D में लोग पढ़ेंगे। तो 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर यदि एक प्लेन में लाई कर जाए, इस पूरे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई कर जाए तो बोलेंगे कोप्लानर है, या इसके पैरेलल प्लेन में लाई करे। ये इंपॉर्टेंट है, या तो इस प्लेन में लाई करे या इसके पैरेलल प्लेन में लाई करे। सिर्फ उस प्लेन में लाई करने से नहीं, पैरेलल प्लेन में भी लाई कर गया तो किसी प्लेन के पैरेलल कितना प्लेन होगा, इनफाइनाइट। मैं मान लेता हूं कि इसके पैरेलल प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन हुआ, एक वेक्टर इस ब्लैक बोर्ड पे है और एक वेक्टर यदि आपका इस पेज पे है, तो दोनों पैरेलल यदि है प्लेन तो दोनों वेक्टर कोप्लानर होगा। या तो उस प्लेन में लाई करे या तो उसके पैरेलल प्लेन में भी लाई करे तो कोप्लानर हो जाएगा। यस और नो बच्चों, ये बात समझ गए। टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लानर, दो लाइन यदि कट कर रहा है दूसरे को तो गारंटी है कि दोनों कोप्लानर होगा। टू पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लानर, दो लाइन यदि पैरेलल है तो दो से एक प्लेन अटैच हो जाएगा, होगा। लेकिन टू लाइन्स में और मे नॉट बी कोप्लानर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 डायमेंशन में बच्चों दो ही तरह के लाइन एग्जिस्ट करते हैं, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। लेकिन 3 डायमेंशन में वैसे लाइन भी एग्जिस्ट करते हैं बच्चों जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग हो, और इसका एक स्पेशल नाम दिया गया बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्क्यू लाइन्स। ये रूम मेरा 3D है और 3 डायमेंशन में वैसे लाइन एग्जिस्ट करेंगे जो नाइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग हो, उसको स्क्यू लाइन्स बोलेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि 2 लाइन्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर, 2 लाइन्स। लेकिन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लानर, 2 पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लानर, 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो वेक्टर यदि फ्री है तो उससे एक लाइन अटैच हो जाएगा। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लानर, क्योंकि 3 पॉइंट से आप दो वेक्टर बना सकते हैं तो ये दोनों कोप्लानर हो जाएगा। बट 4 और मोर पॉइंट्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर। तो जब भी आपको सवाल देगा कोप्लानिटी में तो मिनिमम 3 वेक्टर देगा, और पॉइंट जब देना होगा तो 4 देगा, 3 नहीं देगा। पॉइंट 4 देगा और वेक्टर 3 देगा, और आपको वहां प्रूफ करना होगा कि बताइए कि कोप्लानर है या कोप्लानर नहीं है। कॉलिनियरिटी और कोप्लानरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉलिनियर और कोप्लानर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखिए, डिफिनेशन समझिए। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 10 नंबर, प्रॉपर वेक्टर। व्हाट इज प्रॉपर वेक्टर? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड इज नॉट 0, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलेंगे प्रॉपर वेक्टर। यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वेक्टर वर्ड का मतलब हमको समझना है कि प्रॉपर वेक्टर, ऐसा नहीं कि अब नॉन वेक्टर मान लीजिएगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा ही होगा। तो हम लोग वेक्टर को यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर मानेंगे बच्चों। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वेक्टर, जैसे मान लेते हैं कोई एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ईस्ट की तरफ, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे -1 पावर डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ईस्ट ही रहेगा। तो वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ a given vector A but magnitude equal to the reciprocal of the given vector। सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका रेसिप्रोकल हो जाए, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1/5 न्यूटन का लग जाए, लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े बच्चों, उसको रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। और रेसिप्रोकल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं a का पावर -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब a का पावर -1 कितना हो जाएगा? 1/a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a कैप, वही डायरेक्शन होगा जो ए का डायरेक्शन होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरे बच्चों।
किसी वेक्टर में उसके रेसिप्रोकल वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इतना ही जानना रेसिप्रोकल वेक्टर के बारे में। नोट में समझिएगा, यूनिट वेक्टर इज सेल्फ रेसिप्रोकल। यूनिट वेक्टर अपना खुद का रेसिप्रोकल होता है। आई कैप का रेसिप्रोकल आई, जे कैप का रेसिप्रोकल जे, के कैप का रेसिप्रोकल के ही हो जाएगा। कि मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल करना है तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्री वेक्टर, प्यारे बच्चों फ्री वेक्टर को समझेंगे। यदि हम स्पेस में किसी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस यहां से हम यहां शिफ्ट कर दें तो हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर फ्री। इफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ओनली अपॉन द लेंथ एंड डायरेक्शन पर डिपेंड करे, लेकिन ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो। यदि हम वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन चेंज किए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं तो ये दोनों वेक्टर कहलाएगा फ्री। और यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है बच्चों तो हम लोग वेक्टर को फ्री ही मानते हैं। मतलब हम वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वेक्टर फ्री होगा। यदि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड बाय द वर्ड वेक्टर का मतलब हम लोग हमेशा मानते हैं कि फ्री है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वह हम लोग वेक्टर का मतलब प्रॉपर मानेंगे, जीरो कभी मत मान लेना बच्चों। तो ये था आपका बच्चों टाइप। मैंने इस लेक्चर में आपका कवर किया वेक्टर का डिफिनेशन क्या है। वेक्टर में दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करे तो ही वो वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो वेक्टर नहीं कहलाएगा। वेक्टर को में दो चीज होगा, लेंथ जो होगा एरो का वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, एरो पॉइंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर को डिनोट करेंगे बोल्ड फेस से या एरो के ऊपर हम लोग लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। प्यारे बच्चों वेक्टर में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वो ए के मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर में निगेटिव ऑफ द वेक्टर का क्या मतलब होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा मॉड के टाइम्स, और डायरेक्शन सेम रहेगा कि अपोजिट होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने जिससे मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सब चीज को समझिए। टाइप्स में मैंने डिस्कशन किया बच्चों आपका, टाइप्स में आपका मैंने ढेर सारा टाइप्स डिस्कशन किया बच्चों। जीरो वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीजों को समझना है। लाइक वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो, लाइक वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, अनलाइक, और लाइक अनलाइक मिलाकर के एक आया आपका पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर, को इनिशियल पॉइंट सेम हो, को टर्मिनल पॉइंट सेम हो, है ना। इस तरह से हम लोग डिस्कस किए प्रॉपर वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर, फ्री वेक्टर्स। तो ये लेक्चर में आपका टाइप कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। आज के लिए इतना ही।